हेलो बच्चों, कैसे हो सब। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4th, जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। और इस चैप्टर में हम देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के पूरे कॉन्सेप्ट्स को कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या है। और ये पूरा वीडियो आपको मैं स्लाइड की मदद से समझाने वाला हूँ। टोटल मेरे पास 40 स्लाइड्स हैं, जिसमें हर स्लाइड में आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया गया है और साथ ही साथ उन सारे कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझाया गया है कि आप इस पूरे चैप्टर को काफ़ी अच्छे से और इंटरेस्टिंग तरीके से समझ पाओ। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो जो है वो प्रॉपर एक वन शॉट वीडियो होगी और वन शॉट वीडियो की वजह से ही इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो कि 40 से लेकर के 60 मिनट के अराउंड रहेगी। और ये 40 से 60 मिनट में आप इस वीडियो को, इस पूरे के पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी, इसका मतलब है कि वो हमारी डेमोक्रेसी का सबसे ज़्यादा विजिबल इंस्टीट्यूशन है। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को ना, आप उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने आसपास अक्सर देख सकते हो। अगर हम बात करते हैं अलग इंस्टीट्यूशंस की, तो हम लेजिस्लेचर की बात करेंगे, जिसे आप देख नहीं सकते हो, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि वो दिल्ली में बैठे हैं या फिर तो उस स्टेट के कैपिटल में बैठे हुए हैं। वहीं पर आप एग्जीक्यूटिव को भी अच्छे से देख नहीं सकते हो और जुडिशरी को भी देख नहीं सकते हो। लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता होते हैं, इसका मतलब है ये जो लीडर हैं, जो एक्टिव मेंबर्स हैं और साथ ही साथ द फॉलोअर्स हैं, वो विजिबल होते हैं एनी टाइम। ठीक है, आप हर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स को अपने आसपास देख सकते हो, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो। आपको अपने लोकेलिटी में ऐसा एक आदमी जरूर मिलेगा। इसीलिए इस सेंटेंस को बोला गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, वो पॉलिटिकल पार्टी हमारे डेमोक्रेसी का सबसे ज़्यादा विजिबल इंस्टीट्यूशन है। साथ ही साथ अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज को देखें, तो एक ऑर्डिनरी पीपल के लिए जो डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज, एक आम आदमी के लिए जो डेमोक्रेसी है वो बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी के जैसा होता है। क्योंकि एक आम आदमी अपनी बेसिक नीड की ज़रूरतों के लिए ना, बेसिक नीड के चीज़ों के लिए वो अक्सर पॉलिटिकल पार्टी से कॉन्टैक्ट करता है। वो एजुकेशन के लिए कॉन्टैक्ट करेगा, वो हेल्थ के लिए कॉन्टैक्ट करेगा और वो उनसे डिमांड करेगा उन पॉलिटिकल पार्टी से कि बीजेपी गवर्नमेंट हमारे लिए हॉस्पिटल बनवाएगी। समझ में आ रही है बात, ये चीज़। साथ ही साथ दे मे नॉट नो अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, मे नो समथिंग अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, फिर भी उनको उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बहुत हद तक थोड़ी चीज़ें पता होती हैं। साथ ही साथ अगर हम मोस्ट पीपल्स की बात करते हैं, तो वो अक्सर ब्लेम करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को उन चीज़ों के लिए जो भी उनके डेमोक्रेसी में बुरा होता है। यानी कि अक्सर लोग, जो ज़्यादातर लोग हैं, वो हर पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट के लिए, अपने मिलने वाले फैसिलिटीज़ के लिए। वो अक्सर ब्लेम किसको करते हैं? उसी पॉलिटिकल पार्टी को करते हैं जो रूल में होती है, जो गवर्नमेंट अपनी फॉर्म करती है। साथ ही साथ पार्टीज बिकम आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीज़न, और साथ ही साथ वो सारी पॉलिटिकल पार्टी अपनी पहचान बनाते हैं उसी सोशल और पॉलिटिकल डिवीज़न के साथ में। यानी कि कोई स्टेट है और उस स्टेट की अपनी एक अलग आइडियोलॉजी है, उस स्टेट का अपना एक अलग कल्चर है, तो उस कल्चर के अकॉर्डिंग उस पॉलिटिकल पार्टी को पहचाना जाता है, अक्सर ऐसा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सच में हमें पॉलिटिकल पार्टी की अभी भी ज़रूरत है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि वाई पॉलिटिकल पार्टीज बिकम सो ओमनी प्रेजेंट इन डेमोक्रेसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका सीधा मतलब है कि क्या सच में डेमोक्रेसी की अभी हमें ज़रूरत है, या फिर तो क्यों जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो हर जगह प्रेजेंट होती हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, अब पूरे वर्ल्ड के डेमोक्रेसी में आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को देख सकते हो। ठीक है, और वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, हर कंट्री में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि बिना पॉलिटिकल पार्टी के, ठीक है, कोई भी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है, ये कंडीशन है। अब आते हैं हम सीधा पॉलिटिकल पार्टी के डेफिनेशन पे। तो जो पॉलिटिकल पार्टी का डेफिनेशन बुक के अकॉर्डिंग बताया गया है वो ये है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है बच्चा, कि इसमें समझाया गया है कि पॉलिटिकल पार्टी ना ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का एक समूह है जो कि एक साथ आते हैं। ठीक है, किस काम के लिए? इलेक्शन लड़ने के लिए, और साथ ही साथ जीतने के बाद वो गवर्नमेंट के पावर को होल्ड करते हैं। अब इसमें एक लाइन मेरा और आप ऐड कर सकते हो, इसमें एक लाइन आप ऐड कर लो सीधा से, कि इसका मतलब हो जाएगा इसके आगे कि विथ देयर डिफरेंट, ओके, आइडियोलॉजी।
विद देयर डिफरेंट आइडियोलॉजी। अब इसका प्रॉपर मतलब ये बन जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक साथ आते हैं क्या करने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए और गवर्नमेंट के पावर को होल्ड करने के लिए, बट विथ देयर डिफरेंट आइडियोलॉजी, अपने अलग अलग आइडियोलॉजीज के साथ में। क्योंकि अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज के आइडियोलॉजी अगर सेम होंगे तो फिर हम उन्हें पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल सकते, और साथ ही साथ हमें मल्टी पार्टी सिस्टम की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन इंडिया में कैसा है, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। मतलब ये है कि यहाँ पर एक नहीं या फिर तो दो नहीं, यहाँ पर दो और दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी गवर्न करती है। क्लियर है यहाँ पर, इसी को बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम, जो कि अगला स्लाइड में मैं आपको समझाऊंगा। अगला पॉइंट है कि दे एग्री ऑन सम पॉलिसी एंड प्रोग्राम फॉर द सोसाइटी विथ अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। और वो सारे पॉलिटिकल पार्टी लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से पॉलिसी और प्रोग्राम बनाते हैं, और जो कि साथ में सारी सोसाइटी को ले करके चलते हैं उनके कलेक्टिव गुड के लिए, उनके एक साथ अच्छे के लिए या एक साथ अच्छाई के लिए वो सभी पॉलिटिकल पार्टी पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स को बनाते हैं। साथ ही साथ political parties try to convince people that is policy better than other policies। और साथ ही साथ वो पॉलिटिकल पार्टी लोगों को ये भरोसा दिलाते हैं कि उनकी जो पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स हैं वो बाकी पॉलिटिकल पार्टी से अलग है और अच्छी है। साथ ही साथ वो कोशिश करते हैं इलेक्शन जीतने का, और जीतने के बाद में वो प्रॉमिस करते हैं कि वो अपने सारे किए गए प्रॉमिसेस को निभाएंगे, इसीलिए वो उन पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने की कोशिश करते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। 10 पार्टी रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीज़न इन अ सोसाइटी। साथ ही साथ वो अपने फंडामेंटल से, ठीक है, रिफ्लेक्ट करते हैं, अपनी पॉलिसी से रिफ्लेक्ट करते हैं कि उनका जो पॉलिटिकल डिवीज़न है सोसाइटी के लिए वो उसको कम करने की कोशिश करते हैं। अगला है कि पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टीशनशिप। अब साथ ही साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना वो सोसाइटी से जुड़ी हुई होती हैं, उसका एक हिस्सा होती हैं। तो कई बार क्या करते हैं कि जो लोग होते हैं पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करने वाले, वो कभी कभी उन पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, जिसे पार्टीशनशिप कहते हैं। यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लाइंडली फॉलो करना ही पार्टीशनशिप कहलाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंधभक्ति। ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है दस अ पार्टी इज नोन बाय विच पार्ट इज स्टैंड फॉर विच पॉलिसीज इट सपोर्ट एंड हुज इंटरेस्ट इट अपहोल्ड। यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज जाने जाते हैं अपने स्टैंड के लिए, साथ ही साथ उन पॉलिसीज के लिए जो कि लोगों के इंटरेस्ट के सपोर्ट में लाया जाता है। इसका सीधा मतलब है कि अगर एक आदमी अगर कुछ चाहता है, ठीक है, और एक आदमी अगर स्कूल चाहता है, हॉस्पिटल चाहता है, या एनी काइंड ऑफ थिंग्स विच ही डिमांडेड टू द पॉलिटिकल पार्टी, तो उस पॉलिटिकल पार्टी उस डिमांड को समझती है और समझने के साथ ही साथ उस पर वर्क करना शुरू करती है। तो ओवरऑल देखा जाए बच्चा, तो इस पॉलिटिकल पार्टी के डेफिनेशन में ना, इस वाले डेफिनेशन में अब सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको ये दोनों, तो इन दोनों को मत भूलना। साथ ही साथ इन दोनों की मदद से ही आप पॉलिटिकल पार्टी को डिफाइन कर पाओगे, जो कि है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर ऑफ द गवर्नमेंट विद देयर डिफरेंट आइडियोलॉजीज। क्लियर है। अगले स्लाइड पे आते हैं। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स की बात की है। कंपोनेंट का मतलब उसका हिस्सा, उसके भाग। तो जो पॉलिटिकल पार्टी के 3 भाग हैं, 3 हिस्से हैं उसके, वो है द लीडर, द एक्टिव मेंबर और द फॉलोवर्स। ठीक है। द लीडर हो जाएंगे उस पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट, एक्टिव मेंबर एंड द फॉलोवर्स। ठीक है। तो उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हो जाएंगे उस पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट्स। ठीक है। यानी कि हेड पर्सन, यानी कि जो उस पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहे हैं। जरूर याद रखना इसमें, पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर होंगे जरूरी नहीं है कि वो उस पॉलिटिकल पार्टी के सबसे बड़े नेता हों, बस वो उस पॉलिटिकल पार्टी के क्या हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं। लीडर इन द केस की वो उस पॉलिटिकल पार्टी को हेड कर रहे हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी के एज अ चेयरमैन बन करके बैठे हुए हैं। साथ ही साथ उसके एक्टिव मेंबर हो जाएंगे उसके इलेक्टेड एमपी और एमएलए, यानी कि जो गवर्नमेंट में पावर को होल्ड करते हैं, एमपी और एमएलए, वो हो जाएं क्या, उस पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिव मेंबर। अगर हम इसको सिर्फ मेंबर की मदद से समझते हैं तो मेंबर हो जाएंगे बस उस पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता, जो उस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ लोगों की मदद करते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, उस पार्टी के कार्यकर्ता। लेकिन अगर वो कार्यकर्ता इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा होता है और वो मान लेते हैं कि जीत जाता है, और वो एमपी बन जाता है, या फिर तो एमएलए बन जाता है, या फिर तो पीएम बन जाता है, या फिर तो वो किसी तरह का मिनिस्टर बन जाता है, तब इस कंडीशन में वो क्या बन जाएगा, उसका एक्टिव मेंबर। तो यही डिफरेंस है, लीडर उसका हेड होता है, प्रेसिडेंट होता है, लेकिन एक्टिव मेंबर उसके एमपी और एमएलए होते हैं। ओवरऑल यहाँ तक क्लियर होगा। और फाइनली फॉलोवर हो जाएंगे
हमारे वोटर्स। क्लियर है ये चीज? तो लीडर, एक्टिव मेंबर और फॉलोअर्स, ये तीनों क्या है इस पॉलिटिकल पार्टी के कंपोनेंट्स हैं। यानी कि यही तीनों को मिला करके पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन किया जाता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करता है इन्हीं तीन की वजह से। तो उसके लीडर जरूरी है, ठीक है, उसके एक्टिव मेंबर जरूरी हैं और साथ ही साथ उसके फॉलोवर जरूरी हैं। बिना फॉलोवर के पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जो क्राइटेरिया सेट की गई है वो 6(2) और 6(4) का है, ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब इसमें है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। जो फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी का, वो फंक्शन कुछ अलग है। वो फंक्शन थोड़ा अलग है। अलग मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आखिरकार एक पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या कर सकती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक पॉलिटिकल पार्टी क्या कर सकती है? सबसे पहला वो इलेक्शन लड़ सकती है, वो पॉलिसी एंड प्रोग्राम बनाएगी, डिक्लेयर करेगी, मॉडलिंग पब्लिक ओपिनियन यानी कि पब्लिक ओपिनियन को शेप देगी, ठीक है, टू फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को बनाएगी और चलाएगी। रोल ऑफ ऑपोजिशन, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है इलेक्शंस में तो वो ऑपोजिशन का रोल प्ले करेगी। पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज, और वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी? लॉ को भी बनाएगी, साथ ही साथ वो गवर्नमेंट के मशीनरीज एंड वेलफेयर स्कीम को यूज करेगी। तो ओवरऑल जो पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस हैं बच्चा वो 7 है। अगर अगेन इसको समझाने पे आता हूँ मैं, ठीक है, इसको ऐसे थोड़ा डीपली समझ लो एक बार, आपको याद रहेगा कि पॉलिटिकल पार्टी के जो फंक्शंस होते हैं वो फंक्शंस क्या हैं? वो हैं इलेक्शंस करवाना, पॉलिसी बनाना, ठीक है, सेव पब्लिक ओपिनियन, टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, द रोल ऑफ ऑपोजिशन, उसके बाद मेकिंग लॉज, और साथ ही साथ एक्सेस गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। तो आप ये सातों बढ़िया से समझ जाओ और याद कर लो, क्योंकि अगर फंक्शंस आ जाता है तो वो क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के बनेंगे, जिसमें आपके पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो आप उसके इलेक्शन को समझाओगे कि हर पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? इलेक्शन लड़ती है, और इलेक्शन लड़ करके अगर उसके मेंबर्स जीतते हैं तो MP या MLA बनेंगे। क्लियर है? वो पॉलिसी और प्रोग्राम बनाएगी, वो लॉज बनाएगी, ठीक है, पॉलिसी बनाएगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, वो स्वच्छ भारत अभियान चलाएगी, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाएगी, वही होगी पॉलिसी एंड प्रोग्राम। साथ ही साथ वो पब्लिक के ओपिनियन को सेव रखती है और उसे सेव देती है। वो पब्लिक के ओपिनियन को लेगी और उसको सेव देने का काम करती है, तो वो होगी पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। वो गवर्नमेंट बनाएगी, इलेक्शन लड़ेगी, और अगर उसे मेजोरिटी मिलती है तो मेजोरिटी प्रूफ कितने सीटों पे होती है? 50% + 1। अगर उसे मेजोरिटी मिल जाती है तो वो अपनी गवर्नमेंट बनाएगी और साथ ही साथ पूरे कंट्री को चलाने का काम करेगी। और जो दूसरे नंबर की पार्टी होगी, यानी कि जो हार जाएगी, सबसे बड़ी दूसरी पार्टी लोकसभा की, वो कहाँ बैठेगी? ओपोजिशन में, और वो ओपोजिशन में बैठ करके रूलिंग गवर्नमेंट के पावर को कंट्रोल करेगी। तो ओपोजिशन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टी प्ले डिसाइसिव रोल इन लॉ मेकिंग, यानी कि वो लॉ को भी बनाती है। अब एक बात, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे कि मान लेते हैं बीजेपी, ठीक है, जो कि NDA से जुड़ा हुआ है, NDA का एक भाग है, तो NDA गवर्नमेंट को मिल जाते हैं मेजोरिटी 50% + 1, और पार्लियामेंट में कोई भी बिल पास करने के लिए अगर नॉर्मल बिल है तो वो 50% + 1 के कॉन्सेप्ट पे पास होगा, जो कि इतना रूलिंग पार्टी को सीट मिला हुआ है। तो पॉलिटिकल पार्टी अपने हिस्से से या अपनी मर्जी से वो कोई भी लॉ बना सकती है। क्लियर है ये चीज? अगला है 7th है, पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? प्रोवाइड करती है एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। यानी कि अभी किसकी गवर्नमेंट है? NDA की गवर्नमेंट है। इससे पहले कौन था? UPA था, यानी कि कांग्रेस। और कांग्रेस के चलाए गए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम थे जिसको अभी भी NDA गवर्नमेंट यूज कर रही है, जैसे कि मनरेगा, ठीक है। तो मनरेगा किसका लाया हुआ था? कांग्रेस का लाया हुआ था। और कांग्रेस की पॉलिसी को अभी भी कौन यूज कर रहा है? NDA गवर्नमेंट यूज कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि वो एक्सेस करती है गवर्नमेंट के मशीनरीज को और वेलफेयर स्कीम को, और उसे और आगे और बेहतर बनाने की कोशिश करती है। तो आप ये सातों फंक्शंस बच्चा रट जाना इंपॉर्टेंट है, और उसको अपने हिसाब से डिस्क्राइब करने की कोशिश करना। अगला है नीड फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों पड़ती है। आपको बुक में इस वाले टॉपिक को नेसेसिटी में करके दिया गया होगा कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत आखिर क्यों है। क्लियर है यहाँ तक? तो चलो 1 बाय 1 इसको समझते हैं कि क्यों हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत पड़ती है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन डेमोक्रेसी विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। ये बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए इमेजिन करना कि कोई डेमोक्रेसी हो जिसमें पॉलिटिकल पार्टी ना हो। क्यों? क्योंकि विदाउट पॉलिटिकल पार्टी
एवरी कैंडिडेट इन इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट, यानी कि बिना पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन में हर एक कैंडिडेट क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि वो पॉलिटिकल पार्टी सिंगल खड़ा होगा इलेक्शन के लिए, और सिंगल जब खड़ा होगा तो वो अकेला आदमी 50% प्लस 1 वोट सिक्योर नहीं कर सकता है। और अगर उसे 50% प्लस 1 वोट नहीं मिला, जो कि टोटल 543 का हो जाता है, ऑलमोस्ट 272 के अराउंड, ठीक है। तो इतने लोग एक साथ एक ग्रुप में, यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी में चाहिए गवर्नमेंट को बनाने के लिए। और अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो वो आदमी इंडिपेंडेंट खड़ा होगा इलेक्शन लड़ने के लिए, जो कि कभी कोई आदमी अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाएगा और ये डेमोक्रेसी रन नहीं कर पाएगी। इसलिए हमें डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत पड़ती है। सो ऑन वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस, यानी कि वो आदमी नहीं डिसाइड कर सकता है, नहीं एबल है वो प्रॉमिस करने की कि वो अपने हिसाब से पॉलिसीज़ को चेंज कर सकता है, क्योंकि पॉलिसी बनाने के लिए भी, उस बिल को पास करने के लिए, इवन उस बिल को पास करने के लिए उसे 50% प्लस 1 वोट चाहिए, जो कि टोटल हो जाते हैं 272 मेंबर्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट मे बी फॉर्म बट इट्स लाइफ विल रिमेन एवरी अनसर्टेन। मान लेते हैं गवर्नमेंट बना भी दिया जाता है तो उसकी जो लाइफ होगी वो अनसर्टेन होगी, यानी कि वो कभी भी गवर्नमेंट गिर सकती है या चेंज हो सकती है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी, नॉट फॉर द कंट्री, यानी कि जो इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि अपने अपने एरिया, अपने अपने क्षेत्रों के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ना कि वो पूरी इंटायर कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। यानी कि एक आदमी ऐसा है जो सासाराम से चुना जाता है, तो वो सासाराम के अकॉर्डिंग क्या करेगा ना, कि वो सासाराम के अकॉर्डिंग ही पॉलिसीज़ को बनाएगा। इसका मतलब है उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ सासाराम के लिए होगी, वो अकाउंटेबल किसके लिए होगा, सासाराम के लिए होगा, ना कि वो अकाउंटेबल किसके लिए होगा, ऑल ओवर कंट्री के लिए। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी होती है तो पॉलिटिकल पार्टी ऑल ओवर कंट्री के लिए अकाउंटेबल होती है, जवाबदेह होती है। लास्ट पॉइंट है, needed some agency to gather different view on various issue and present these to the गवर्नमेंट। साथ ही साथ वो पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर होते हैं वो अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमते हैं, लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है, उन सभी चीज़ों का पता लगाते हैं, और फाइनली वो सारे प्रॉब्लम्स ला करके पार्लियामेंट में रखते हैं, ताकि पूरे कंट्री को के प्रॉब्लम्स को एक ही बार कलेक्टिवली सॉल्व किया जा सके। क्लियर है? तो ये था बच्चा हमारी नीड फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़ की, हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्यों है। इसको आपने 3 पॉइंट्स में समझा, और इन तीनों पॉइंट को अच्छे से लिख लो, समझ लो, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। अगला है हमारे पास, हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टी शुड वी हैव। आखिरकार हमारे पास कितने पॉलिटिकल पार्टी होने चाहिए। तो अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो इन डेमोक्रेसी ग्रुप ऑफ सिटीजन आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। डेमोक्रेसी में, इंडिया जैसे डेमोक्रेसी में, हर आदमी फ्री है अपने हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी को क्रिएट करने का, बनाने का। अब इसी के साथ साथ और पॉलिटिकल पार्टी नॉट सीरियस कंटेंडर इन द इलेक्शन, यानी कि इसी के साथ साथ हर पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो सीरियस कंटेंडर नहीं होती इलेक्शन में। फॉर एग्जांपल हम बिहार इलेक्शन की बात कर लेते हैं, इसमें एक जन सुराज पार्टी थी, ठीक है। अब जन सुराज सीरियस कंटेंडर नहीं था, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हुआ बनाया गया, इस चीज़ को बनाया गया, दिखाया गया कि पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, जीतने वाली है, लेकिन रिजल्ट आया 0 के अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी सीरियस कंटेंडर नहीं होती है उस इलेक्शन में। साथ ही साथ ओनली फ्यू आर इफेक्टिव टू विन इलेक्शन एंड फॉर्म गवर्नमेंट। इसी के साथ इंडिया में कुछ ही पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हैं जो सच में केपेबल हैं अपनी गवर्नमेंट को बनाने के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज, तो फाइनली क्वेश्चन ये आता है, हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर डेमोक्रेसी। हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, तो फाइनली ये बात है कि कितने पार्टी होनी चाहिए। तो इसी के हिसाब से अगर हम कंट्री वाइज देखते हैं, तो कंट्री वाइज अगर किसी कंट्री को पॉलिटिकल पार्टीज की हेल्प से चलाना है तो वो 3 तरह के पॉलिटिकल पार्टी वाले सिस्टम को चूज करता है। या तो वो सिंगल पार्टी चूज कर सकता है, या तो वो बाई पार्टी चूज कर सकता है, या तो वो मल्टी पार्टी चूज कर सकता है। अब तीनों का मतलब बच्चा यही है कि अगर कोई कंट्री ऐसा है जो सिंगल पार्टी सिस्टम चूज करता है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी और वही पूरे कंट्री में क्या करेगी, गवर्न करेगी। दैट्स कॉल्ड सिंगल पार्टी सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल चाइना, जैसे चाइना में क्या है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, और उसी के लगभग 3000 मेंबर्स जो हैं वो पूरे कंट्री में क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं, सेलेक्ट होते हैं,
पूरे कंट्री के लिए वही मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं 3000, जो कि सिंगल पार्टी से बिलोंग करते हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। अगर हम बाई पार्टी की बात करते हैं, बाई पार्टी सिस्टम, तो वहाँ पर दो पॉलिटिकल पार्टी गवर्न करती है और वही दोनों पॉलिटिकल पार्टी ही उस पूरे कंट्री में रूल करेगी, यानी कि वही दो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी और उसमें से एक पॉलिटिकल पार्टी जीतेगा, दूसरा हारेगा। जो जीतेगा वो रूल करेगा, जो हारेगा वो ऑपोजिशन में बैठेगा। तो ये सिंगल है, ठीक है, वो सिंपल है कि बाई पार्टी में सिर्फ दो ही पॉलिटिकल पार्टी रहेगी, सिंगल पार्टी सिस्टम में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी रहेगी, यहाँ दो रहेगी, और मल्टी पार्टी सिस्टम में दो से ज़्यादा रह सकती है। जैसे कि इंडिया में हर आदमी इंडिपेंडेंट है अपने हिसाब से अपनी पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म करने के लिए, इसीलिए इंडिया में यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और वही पॉलिटिकल पार्टी क्या हो जाते हैं, नेशनल पार्टी बनते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर कंडीशन ये है बच्चा कि जो नेशनल पार्टी नाम का वर्ड आया है वो आखिर है क्या। तो जो मल्टी पार्टी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो गवर्नमेंट फॉर्म बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर, कोलिएशन, ठीक है। अब इसको समझ जाते हैं। तो जो मल्टी पार्टी सिस्टम है ना, उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट फॉर्म होती है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के मिलने से। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है कोलिएशन। तो कई बार एग्जाम में आता है व्हाट इज कोलिएशन गवर्नमेंट। कोलिएशन गवर्नमेंट का मतलब होता है कि मान लेते हैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी, फॉर एग्जांपल बीजेपी को अगर मेजोरिटी नहीं मिला है, 50% प्लस 1 नहीं मिला है, तो इसका मतलब है कि बीजेपी प्लस अदर पॉलिटिकल पार्टीज मिल करके अपनी गवर्नमेंट बना सकती है। तो कोलिएशन गवर्नमेंट उसको बोलेंगे जब किसी एक पार्टी को मेजोरिटी ना मिले, तब वो दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिला करके अपनी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर सकती है। दैट्स कॉल्ड कोलिएशन गवर्नमेंट। साथ ही साथ पार्टी ज्वाइन हैंड टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड विन पावर, इट्स कॉल्ड अलियंस और फ्रंट। अब यहाँ पर दो कंडीशन आ रहा है बच्चा, ठीक है। एक कोलिएशन गवर्नमेंट का, तो कोलिएशन गवर्नमेंट जब भी बनेगी वो इलेक्शन के बाद बनेगी। किसके बाद बनेगी? इलेक्शन के बाद बनेगी, ठीक है, समझते हैं। कोलिएशन गवर्नमेंट जब भी बनेगी वो इलेक्शन के बाद बनेगी, यानी कि इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आएगा तो उस रिजल्ट में पता चलेगा कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिला है, तब एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिल करके अपनी गवर्नमेंट को बनाएंगे। फॉर एग्जांपल बीजेपी, ठीक है, जेडीयू, ठीक है, और अदर पॉलिटिकल पार्टीज, ये मिल करके क्या करेंगे, अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। तो दैट्स कॉल्ड कोलिएशन गवर्नमेंट। लेकिन अगर अलायंस गवर्नमेंट की बात करते हैं, अलायंस पार्टी की बात करते हैं, तो ये तब होगा जब इलेक्शन से पहले। इसका मतलब है कि इलेक्शन से पहले ही अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज मिल करके क्या करेंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे और वो पार्टी इलेक्शन में उतरेगी, ठीक है। तो इलेक्शन करवाने के लिए वो होगी अलायंस पार्टी, जिसको हिंदी में बोलते हैं गठबंधन सरकार। क्लियर है ये चीज? तो गठबंधन सरकार क्या हो जाएगी, गठबंधन पार्टी क्या हो जाएगी कि वो इलेक्शन से पहले ही पार्टी का फॉर्म कर लेगी और साथ मिल करके इलेक्शन लड़ने का काम करेगी। वहीं पर कोलिएशन गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी मिलेंगे और वो अपनी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो इंडिया जो है वो कैसा है, मल्टी पार्टी सिस्टम। रीज़न क्या है इंडिया के मल्टी पार्टी सिस्टम होने का, कि यहाँ का जो सोशल और जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, इसकी वजह से, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। यहाँ पर 10 से 15 से ज़्यादा रिलीजियस एक्सिस्ट करती हैं। साथ ही साथ यहाँ के लोगों के ट्रेडिशन और कल्चर भी अलग अलग हैं, जिसके लिए उनके नीड्स को समझने का काम एक पॉलिटिकल पार्टी के बस की बात नहीं है। तो सारे रीजनल पार्टी भी यहाँ पर स्टैंड लेते हैं और इसी वजह से इंडिया के सोशल और जोग्राफिकल डिवीज़न की वजह से इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम को चूज़ किया गया है। इसी के साथ साथ अमेरिका में बाई पार्टी सिस्टम जिसमें दो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, और चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी होती है। तो ओवरऑल बच्चा ये पूरा सिनेरियो आप समझ गए होंगे। मूव करते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड दिया गया है टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, कि कितने टाइप की पॉलिटिकल पार्टी होती है। तो हमारे डेमोक्रेसी में, ठीक है, हम एक फेडरल कंट्री हैं। फेडरल कंट्री में हम पावर को शेयर करते हैं, ठीक है, पावर को शेयर करते हैं उसके सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे, ठीक है। तो हमें पॉलिटिकल पार्टी भी सेंट्रल लेवल पे बनानी होगी और स्टेट लेवल पे बनानी होगी। इसका सीधा मतलब ये है कि इंडिया एक फेडरल स्टेट है और इसमें दो तरह के पॉलिटिकल पार्टी मिलती है। पहला है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, दूसरा है रीजनल पॉलिटिकल
पार्टी। अब ये हो गया पूरी कंट्री के लिए और ये हो गया स्पेसिफिक स्टेट्स के लिए। क्लियर है? तो हमें दो तरह के पॉलिटिकल पार्टी पढ़नी है, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और दूसरा स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। अब बात ये है इसका डिसीजन कौन लेता है कि कौन नेशनल पार्टी है और कौन स्टेट पार्टी है। तो ये काम करता है हमारा इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, उन पार्टीज को रजिस्टर करता है, साथ ही साथ उनको एक यूनिक इलेक्शन सिंबल प्रोवाइड करता है। यूनिक इलेक्शन सिंबल का मतलब है कि किसी को वो कमल का फूल, ठीक है, प्रोवाइड करता है, तो किसी को वो हाथ छाप यानी कि पंजा छाप प्रोवाइड करता है। क्लियर है यहाँ पर? तो ये चीज़ है और इलेक्शन कमीशन ही पार्टीज को रिकॉग्नाइज करती है कि वो नेशनल पार्टी होगी या रीजनल पार्टी होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पर है नेशनल पार्टी बन सकती है। तो इसका सीधा क्राइटेरिया याद रखना मेरे बच्चा कि 6-4 का रेशियो, ठीक है। 6 यहाँ पर क्या है, 6% उसको वोट मिलना चाहिए, यानी कि उसको लोकसभा में होने वाले इलेक्शंस में टोटल वोट का कितना वोट मिलना चाहिए, 6% वोट। मान लेते हैं लोकसभा के इलेक्शन में पूरे कंट्री में डाले गए 10 करोड़ वोट्स, मान के लेते हैं एग्जाम्पल। तो कम से कम उसको कितने वोट चाहिए, ऑलमोस्ट उस कंडीशन में उसको चाहिए लगभग 60 लाख वोट्स। क्लियर है? जैसे ही उसे 60 लाख वोट मिलते हैं तो क्या बन जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी। कौन सा पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन सिर्फ वोट मिलने से ही नहीं होगा, उसको कम से कम 4 सीट भी जीतना होगा। कहाँ पर, लोकसभा में। यानी कि लोकसभा के 543 सीट्स में से कम कितने सीट जीतने होंगे, 4 सीट। और कितना वोट आना चाहिए, 6% वोट, तब जा करके वो एज अ नेशनल पार्टी रजिस्टर हो सकता है। ठीक है, ये क्राइटेरिया याद रहेगी। एक बार और समझा देता हूँ, बढ़िया समझ लो इसको। तो कि नेशनल पार्टी बनने के लिए क्राइटेरिया क्या है, 6 का और 4 का। 6 क्या चाहिए, वोट, यानी कि उस लोकसभा इलेक्शन में टोटल जितने भी वोट पड़े हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि अगर 100 करोड़ वोट अगर पड़े हैं उस लोकसभा के इलेक्शन में, तो उसमें से कितने वोट चाहिए उसको, 6 करोड़ वोट चाहिए। साथ ही साथ उसको लोकसभा के 543 सीटों में से कितने सीट चाहिए, 4 सीट चाहिए। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेता है तो वो बन जाएगा क्या, नेशनल पार्टी। क्लियर है? कौन कौन से नेशनल पार्टी हैं ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है वो रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सा पार्टी नेशनल पार्टी है और कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी है। क्लियर है? तो इस हिसाब से यहाँ पर नेशनल पार्टीज का दर्जा जो है इलेक्शन कमीशन ने 6 पॉलिटिकल पार्टीज को दिया है, जिसमें से पहला पॉलिटिकल पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। कब बना था, तो 1885 में। इंडिया का सबसे पुराना पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, साथ ही उसने फ्रीडम में बहुत ही डिसाइसिव रोल प्ले किया था। अगर हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो उसकी आइडियोलॉजी क्या है, वो ना ही तो राइटिस्ट है और ना ही तो लेफ्टिस्ट है। वो अपनी आइडियोलॉजी पे काम करता है। वो काम करता है इकोनॉमिक रिफॉर्म पे, यानी कंट्री के इकोनॉमिक रिफॉर्म पे काम करता है। साथ ही साथ उसका पूरा भरोसा किस पे है, सेकुलरिज्म पे, यानी कि धर्मनिरपेक्षता पे है। यानी कि वो एक धर्म को सुप्योरिटी नहीं देता है। क्लियर है? साथ ही साथ वो काम करता है पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीज के माइनॉरिटीज के लिए और वीकर सेक्शन के लिए, जिसका सिंबल क्या है, ये पंजा छाप, यानी कि हाथ का छाप। दूसरी हमारी नेशनल पार्टी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जिसको फॉर्म किया गया था 1980 के अराउंड, लेकिन फाइनली वो पावर में आती है 1998 के अराउंड। ठीक है, बीजेपी किस आइडियोलॉजी पे काम करती है, तो बीजेपी काम करती है एंशिएंट कल्चर और वैल्यूज़ को सपोर्ट करने के लिए। यानी कि वो जनरली वो सेकुलरिज्म पे काम नहीं करेगी, वो जब भी काम करेगी नेशनलिज्म पे काम करेगी। और उसमें भी कौन सा नेशनलिज्म, हिंदुत्व वाला नेशनलिज्म, यानी कि वो सबसे ज़्यादा प्रमोट करेगी हिंदुत्व को, ये चीज़। साथ ही साथ वो जाना जाता है, दे वांट फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू कश्मीर विथ इंडिया। ठीक है, जिसका पूरा देखा जाए तो जो सिंबल दिया गया है इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग वो है कमल छाप। ठीक है, कमल का फूल। तीसरा है बहुजन समाजवादी पार्टी। कब फॉर्म हुआ था, 1984। किसके लीडरशिप में, कांसी राम के लीडरशिप में फॉर्म किया गया था। अब बहुजन समाजवादी पार्टी किस आइडियोलॉजी पे काम करती है, तो वो ज़्यादातर ध्यान देती है बहुजन समाज पे, दलित, आदिवासी, OBC एंड माइनॉरिटीज़ पे। ठीक है, जो कि इंस्पायर है साहू महाराज की आइडियोलॉजी से, महात्मा फुले की आइडियोलॉजी से, पेरियर की आइडियोलॉजी से और अंबेडकर की आइडियोलॉजी से।
ठीक है। और वो इन्हीं के आइडियोलॉजीज को फॉलो करके इन दलित, आदिवासी, ओबीसी और बहुजन समाज के हक की बात करता है, उनके राइट्स की बात करता है। उनका जो सिंबल है वो कौन सा है? हाथी का। क्लियर है? करंटली ये प्रेजेंट है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, लेकिन साथ ही साथ एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी ये अपना रोल प्ले करता है, इलेक्शंस लड़ता है। तो ये चौथा पार्टी है, ठीक है, जिसको इलेक्शन कमीशन ने एज अ नेशनल पार्टी का दर्जा दिया था। ठीक है। तो इस पार्टी में खास बात यह है कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ है बच्चों, वो हुआ है 1925 में। ठीक है। और इसका जो सिंबल है वो है ये वाली सिंबल। क्लियर है? और ये जिस आइडियोलॉजी पे काम करता है वो कौन सी आइडियोलॉजी है? द पार्टी बिलीव इन मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म एंड सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। ठीक है। तो ये कौन सी आइडियोलॉजी पे काम करेगी? वो मार्क्सिज्म पे काम करेगी, लेनिनिज्म पे काम करेगी, सेकुलरिज्म पे काम करेगी, डेमोक्रेसी पे काम करेगी। क्लियर है? साथ ही साथ ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, तो सीपीआई जो है वो केरला में काम करती है, वेस्ट बंगाल में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। इसी के साथ ही साथ 2014 वाला जो इलेक्शन हुआ था उसमें सिर्फ पार्टी को मिलता है 1% वोट और एक सीट। 1% वोट और एक सीट कब? 2040 में, 2014 में। लेकिन आपको पता है कि नेशनल पार्टी बनने के लिए कितना सीट चाहिए? 6% वोट चाहिए और 4 सीट चाहिए, जो कि पार्टी को मिला नहीं। इसीलिए ये नेशनल पार्टी की लिस्ट से हटा दिया गया। पार्टी 1964 में पार्टी स्प्लिट हो जाती है और एक नई पार्टी बनाती है इससे निकल करके, वो होती है CPIM, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिज्म। ठीक है। जो कि हमारा पांचवा पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। अब इसकी पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था 1964 में और ये सेम उसी आइडियोलॉजी पे काम करती है जिस आइडियोलॉजी पे ये वाली पार्टी CPI काम करती थी, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस थे। द पार्टी बिलीव इन मार्क्सिज्म, लेनिज्म, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, बिल्कुल सेम वैसे ही। ठीक है। इसकी आइडियोलॉजी इन्हीं पे बेस्ड है। साथ ही साथ ये जो पार्टी का सिंबल है वो ये है। ठीक है। enjoy strong support in West Bengal, Kerala and त्रिपुरा। साथ ही साथ वॉज पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट अ ब्रेक ऑफ फॉर 34 ईयर्स, यानी कि 34 ईयर्स से वो वेस्ट बंगाल में काम कर रही है और कोई उसको हिला नहीं पाया है। फाइनली हमारी छठी पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1999 में। ठीक है। जो कि कांग्रेस से अलग होकर के बनाया गया था। इसका जो सिंबल है वो है ये क्लॉक वाला। ये किस आइडियोलॉजी पे काम करती है? तो सेम ये CPIM के आइडियोलॉजी पे ही काम करती है। wants that high offices in government be confided to the natural born citizen of the country। सिंपल सा लॉजिक है बच्चा। ठीक है। सिंपल सा बात है कि ये उसी आइडियोलॉजी पे काम करती है जिस आइडियोलॉजी पे CPIM काम करती है। क्लियर है? चलो अब आते हैं सीधा हम लोग रीजनल पार्टी पे। किस पे आते हैं? रीजनल पार्टी पे, यानी कि अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे स्टेट पार्टी के बारे में। स्टेट पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टेट पार्टीज में कंडीशन ये है कि जिस तरह से आपने नेशनल पार्टी के लिए याद किया था 6-4 का, उसी के अकॉर्डिंग अब आप स्टेट पार्टी के लिए आप 6 और 2 का कॉन्सेप्ट याद रखो। 6% क्या चाहिए? वोट चाहिए और 2 सीट चाहिए। क्या बनने के लिए? स्टेट पार्टी बनने के लिए। ठीक है। तो 6% वोट कहाँ पर? उसके असेंबली इलेक्शन में, और 2 सीट कहाँ पर? उसके विधानसभा में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं तो स्टेट फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं बिहार। ठीक है। अब बिहार के एग्जाम्पल लेते हैं तो जो बिहार है, ठीक है, उसकी जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होने वाले हैं, उस इलेक्शन में किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम 6% वोट आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि बिहार में टोटल अगर 20 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, तो 20 करोड़ में से उसका 6% किसको चाहिए? उस पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए। क्या करने के लिए? एज अ नेशनल पार्टी, सॉरी, एज अ स्टेट पार्टी लिस्टेड होने के लिए। ये कंडीशन है। साथ ही साथ उसके लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, जो कि टोटल 243 सीट्स हैं, उन 243 सीट्स में उसको चाहिए 2 सीट कम से कम, तब वो जाके क्या बन सकती है? स्टेट पार्टी बन सकती है। क्लियर है? अब यहाँ पे द इलेक्शन कमीशन हैज क्लासिफाइड सम ऑफ द मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्री एज अ स्टेट पार्टीज। फॉर एग्जाम्पल समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी,
ठीक है, ये सब कैसे पार्टी है? स्टेट पार्टीज। क्राइटेरिया याद रहेगा बच्चा, क्राइटेरिया का मतलब है कि इसको स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल नेशनल के लिए वो था 6-4 का और स्टेट के लिए है 6, तो दोनों का कंडीशन में ये 6 जो है वो वोट है और जो 4 और 2 है वो है सीट है। क्लियर है ये चीज़? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। आपकी बुक की इमेज है, आप लोग एक बार बुक अच्छे से देख लेना, उसी में ये सारे रीजनल पार्टी के नाम और वो किस किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो दिया हुआ है, तो इसके बाद समझ लेना अच्छे से। चैलेंजेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो है चैलेंजेस किसके? पॉलिटिकल पार्टीज के। यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी चैलेंजेस होते हैं। इसका सीधा मतलब है कि अगर मान लेते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो पॉलिटिकल पार्टी फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कांग्रेस, क्या ले लेते हैं? कांग्रेस। अब इस कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी में ना कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसके इंटरनली, ठीक है, उसके अंदर भी कुछ कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कांग्रेस पूरी तरह से सेकुलर नहीं हो पाता है। कांग्रेस पूरी तरह से देखा जाए तो नेपोटिज्म को नहीं छोड़ सकता है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी हैं जिसमें इंटरनल प्रॉब्लम और चैलेंजेस होते हैं। यानी कि वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को इस डेमोक्रेसी में इफेक्टिवली काम करने से रोकता है। तो उस तरह के 4 प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, डायनेस्टिक सक्सेशन, मनी एंड मसल पावर, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस द वोटर्स। ठीक है, अब इसको एक एक करके समझते हैं। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं ना, वो उनके छोटे छोटे लीडर्स की कोई भी कंडीशन समझने या सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि उस पार्टी के हमेशा बड़े लीडर की चलती है, ठीक है, छोटे लीडर्स को वैल्यू नहीं दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उस पॉलिटिकल पार्टी में जो उसके प्रेसिडेंट की पोस्ट है, यानी कि पार्टी प्रेसिडेंट की पोस्ट है, वो अक्सर उस पार्टी के बड़े आदमियों को दिया जाएगा, छोटे आदमियों को नहीं। इसका मतलब है कि उस पॉलिटिकल पार्टी में लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है। डायनेस्टिक सक्सेशन की बात करें तो वंश के आधार पे, यानी कि उसके फैमिली के आधार पे अक्सर उनके बेटों को या उनकी बेटियों को ही उस पार्टी का, ठीक है, उस पार्टी का लीडर बनाया जाता है वंश के आधार पे। दैट्स कॉल्ड डायनेस्टिक सक्सेशन। मनी है मसल पावर, अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज में होता है कि जिस भी एमपी या एमएलए के पास में ज़्यादा पैसा होता है, रूल किसका चलता है? उन्हीं का चलता है। साथ ही साथ लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस टू द वोटर्स, ठीक है, उन वोटर के पास उनका मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिल पाता है। किस वजह से? मनी और मसल पावर की वजह से। किस वजह से? डायनेस्टिक सक्सेशन की वजह से। किस वजह से? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी की वजह से। यानी कि वोटर्स चाहते हैं कि मुझे ये वाला लीडर आप ला करके दीजिए, लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी में उसके इंटरनल डेमोक्रेसी की वजह से किसी किसी अच्छे कैंडिडेट को किसी स्पेसिफिक जगह से सीट नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो इलेक्शन नहीं लड़ पाता है। तो पॉलिटिकल पार्टी के अपने इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज कई बार चैलेंजेस फेस करते हैं। तो ओवरऑल बच्चा देखा जाए तो इस कंडीशन में आपको चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टी में 4 चैलेंजेस याद रखना है। उसके लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी को, डायनेस्टिक सक्सेशन को, मनी एंड मसल पावर को, साथ ही साथ लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स को। क्लियर है ये चीज? चलो, तो चैलेंजेस वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब यहाँ आते हैं कि किस तरह से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सुधारा जा सकता है, यानी कि हाउ कैन बी पार्टीज रिफॉर्म्ड। ठीक है, तो पार्टी को अगर रिफॉर्म करने की बात आएगी तो पार्टी को 3 स्टेप में सुधारा जा सकता है। सबसे पहला है एंटी डिफेक्शन लॉ ला करके। अब ये लॉ क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ ये बोलता है कि अगर कोई एमएलए और एमपी है, ठीक है, और वो किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं और वो जीत जाते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कोई पर्सन ए है, ठीक है, और वो बिलोंग करता है बीजेपी को, ठीक है, और वो क्या करता है कि बीजेपी से चुनाव लड़ता है, फाइनली वो जीत जाता है, और जीतने के बाद अब वो क्या करता है, खुद को कन्वर्ट कर लेता है कांग्रेस में, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया कि अगर कोई एमपी और एमएलओ कैन नॉट चेंज देयर पार्टी आफ्टर द इलेक्शन, ठीक है, दिस वाज डन बिकॉज मेनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वेयर इंक्लूडिंग इन डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर्स फॉर कैश रिवॉर्ड्स। ठीक है, तो इस चीज को, इसको बहुत अच्छे से एग्जांपल समझाते हैं। मान लेते हैं ना कि 2 पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, बीजेपी और कांग्रेस। अब इस कंडीशन में बीजेपी को मिलते हैं 272 सीट्स
और कांग्रेस को मिलते हैं 271। गवर्नमेंट कौन बनाएगी? बीजेपी, क्योंकि इसके पास मेजोरिटी है, 50% प्लस 1 सीट है। इस कंडीशन में इसका जो एक मेंबर होगा, अगर वो इधर से खसक के इधर आ जाता है तो इनकी पूरी गवर्नमेंट गिर जाएगी और इनके पास चला जाएगा 2 और इनके पास आ जाएगा 1। इस कंडीशन में कांग्रेस अपनी गवर्नमेंट बनाएगी तो बीजेपी इनकी एक मेंबर को बोलेगा कि आप मेरे साइड आ जाइए, आपको हम होम मिनिस्टर बना देंगे और कम से कम 100 करोड़ रुपए देंगे। तो इसका एक मेंबर उठ के फिर इधर आ जाएगा, तो फिर कांग्रेस की सरकार गिर गई और फिर बीजेपी की सरकार बन गई। इस चीज को रोकने के लिए आया एंटी डिफेक्शन लॉ कि इलेक्शन के बाद कोई भी एमपी या एमएलए अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ करके किसी और पॉलिटिकल पार्टी में शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है। दूसरा आता है एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन लड़ने से पहले उस लीडर को अपना एफिडेविट जमा करवाना पड़ेगा। क्लियर है? एफिडेविट का मतलब क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन ऑफ मनी एंड क्राइम्स। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया और उसमें ये बोल दिया कि अगर कोई कैंडिडेट, ठीक है, इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसको सबसे पहला अपना एफिडेविट देना पड़ेगा कि उसके पास साथ ही साथ कितना कैश, कितना, देखो यहाँ पर कितना प्रॉपर्टी है, उस पर कोई क्रिमिनल केस है या नहीं है, साथ ही साथ उसके पास कितने एसेट्स हैं। ठीक है, तो इसे ये पता चलेगा। मान लेते हैं ये पर्सन जो है वो इलेक्शन से पहले, लड़ने से पहले जब अपना नॉमिनेशन करवाएगा तो नॉमिनेशन में वो ये बताया कि मेरे पास टोटल 10 करोड़ की संपत्ति है। ठीक है, और इन फ्यूचर में इस पे कोई करप्शन का चार्ज आता है तो जांच करने पे मान लेते हैं अगर इसके पास 100 करोड़ की संपत्ति या एसेट्स मिलते हैं तब इससे पूछा जाएगा, ठीक है, कि ये पैसे कहाँ से आए आपके पास। तब ये प्रूफ हो जाएगा कि इस आदमी ने क्या किया है, करप्शन किया है। तो इससे बचने के लिए उन सारे मेंबर से पहले ही एफिडेविट मांग लिया जाता है। अब प्रमाण पत्र दे दो मुझे, घोषणा पत्र दे दो आप मुझे कि आपने, आपके पास जो भी संपत्ति है, ठीक है, वो कितनी है, कि बाद में हम उसको कंट्रोल कर सकें। यही रीज़न है कि जो बड़े बड़े नेता होते हैं, एमपी और एमएलए होते हैं, ठीक है, वो अपनी घूस वाला पैसा, अपने घूस वाले पैसे को अपने अकाउंट में नहीं, अपने किसी रिलेटिव के अकाउंट में डलवाते हैं ताकि वो पूरा का पूरा उनके एसेट्स या फिर तो उनकी प्रॉपर्टी में शो ना करे। स्टेप टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या स्टेप लिया है, यहाँ पर देखो कि the election commission pass an order make it necessary for political parties to hold their organizational election and file their income tax return। यानी कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को ये बोला है कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिए और साथ ही साथ आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब है आपकी जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, आप उसके नाम का एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसका इनकम टैक्स फाइल करिए कि आप पूरे साल में आपके पास फंड कहाँ से आ रहा है और वो फंड को आप कहाँ कहाँ यूज कर रहे हो। तो इस तरह से करके हम उस पॉलिटिकल पार्टी को सुधार सकते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग बच्चा, हाउ कैन बी रिफॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी? पहला है एंटी डिफेक्शन लॉ, दूसरा है एफिडेविट और तीसरा है इलेक्शन कमीशन। क्लियर है? इसको अच्छे से नोट्स करके लिख लेना और लिख करके ये आपके आंसर में कोट हो सकता है। फाइनली है, Beside these, many suggestions are made to the reform political parties, but not yet seen accepted by political parties। ठीक है, अब यहाँ पर बात बोली जा रही है कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टी को सुधारने के लिए लाया गया था, लेकिन अभी तक पॉलिटिकल पार्टी ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया है। A law should be made to regulate their internal affair of political parties। ठीक है, it should be made mandatory for political parties to give a minimum number of tickets, about 1/3 to women candidate। Similarly, there should be quota for women in the decision making body of the party। ठीक है, यानी कि ये सारी चीज़ें बच्चे समझाया गया हमें कि जितने अच्छे अच्छे पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म करने के लिए बिल आए हैं वो सब पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट जल्दी करता नहीं है। ठीक है, अभी तक उन पॉलिटिकल पार्टी के अंदर के अफेयर ठीक नहीं हुए हैं, रिलेशंस ठीक नहीं हुए हैं, छोटे मेंबर्स को अभी भी बोलने नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ पार्टी जब टिकट बांटती है इलेक्शंस लड़ने के लिए तो औरतों के लिए 1/3 सीट रिजर्व करना था, वो उनका दायित्व बनता है। ठीक है, वो उनका कर्तव्य बनता है, लेकिन अभी तक वुमेन्स को बहुत ही कम सीटें दी जाती है, बहुत कम टिकट दी जाती है। इसकी वजह से वुमेन्स का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत लो है। ठीक है, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस ऑफ गवर्नमेंट शुड बी गिव
पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंस। ठीक है, तो यहाँ पर है कि बहुत सारे स्टेट हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंड देते हैं उनके इलेक्शन के खर्चे को मैनेज करने के लिए। चलो फिलहाल लास्ट है यहाँ पर, टू अदर वे टू पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म। कुछ और भी अलग अलग तरीके हैं जिससे पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म किया जा सकता है। पहला क्या है, पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि लोग ही उस पॉलिटिकल पार्टी पर प्रेशर दे सकते हैं। दिस कैन बी डन थ्रू पिटीशन, पब्लिसिटी एंड एगिटेशन। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि पीपल यानी कि अगर लोग चाहे ना तो लोग उस पॉलिटिकल पार्टी पर जोर दे सकते हैं और जोर देकर ये बोलेंगे कि अगर आपने हमारे डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया तो हम आपको वोट नहीं देंगे। तो ये पॉलिटिकल पार्टी मजबूर हो जाएगी अपने में चेंजेस करने के लिए और वो चेंज करके अब खुद को रिफॉर्म कर लेगी। तो ये आदमियों पर डिपेंड करता है नंबर 1 कि वो पॉलिटिकल पार्टी को चेंज कर सकते हैं किस तरीके से, प्रेशर ग्रुप बना करके, मूवमेंट ऑर्गेनाइज करके, मीडिया का रोल प्ले करके। ठीक है, ये सारी चीज़ें। पॉलिटिकल पार्टी फेल्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ रिफॉर्म एंड बिकम सीरियस अबाउट इट, और वो पॉलिटिकल पार्टी डेफिनेटली इसे सीरियसली कंसीडर करेगा क्योंकि उसको अपनी कुर्सी बचानी है, उसको अपना पद, अपना पोस्ट बचाना है, इसीलिए वो जनता और सिटीजन की बात पूरी की पूरी मानेगा। ठीक है, लास्ट वाला पढ़ लेता बच्चा। पॉलिटिकल पार्टी कैन इम्प्रूव इफ पीपल हु वांट चेंज कैन ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी। साथ ही साथ वैसे लोग उस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े जो सच में सोसाइटी को बदलना चाहते हैं, सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं। तब जा करके जब अच्छे लोग उस पॉलिटिकल पार्टी में इंटर करेंगे तब खुद ब खुद वो पॉलिटिकल पार्टी भी बेहतर हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये प्रॉपर कंडीशन था। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज का चैप्टर खत्म हो गया बच्चा। चलो इस हिसाब से आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। फाइनली थैंक यू, बाय बाय।